कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक एसेट क्रिएशन है। अब प्रॉपर्टी एक ना सेफेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। कमर्शियल लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लोकेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में है, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कौन सा ऐसा कमर्शियल है फरीदाबाद में कि लोग इन्वेस्ट करें? मेरा पर्सनली एक कमर्शियल पे फोकस है जो कि आरपीएस 12th एवेन्यू है। मिक्स लैंड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मल्टीपल यूजेजेस हो गए, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑफिसेज भी हैं, कमर्शियल भी है नीचे, और साथ में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी हैं। सर, क्रिएटिव डील स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसा क्या होता है जो इन्वेस्टर मिस कर देता है? प्री लीज्ड डील्स हो गई प्लस प्री लॉन्चेस। अब बिल्डर कोई चीज़ लॉन्च कर रहा है तो उसका प्लानिंग बहुत सॉलिड है, हम देख रहे हैं सारी चीज़ अच्छी लग रही है, समझ भी आ रही है, बट कर पाएगा नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन में ना हम मिस कर रहे हैं। आप अच्छी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट किसको मानते हैं? सही लोकेशन पे सही सर्विस, उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट मानते। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपलीफाई इंडिया, जहां हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सच्चाई के बारे में, वो भी बिना फिल्टर के। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विजय चौहान, जहां हम आज बात करने वाले हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है, कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कमर्शियल रिस्क से दूर रहना चाहिए। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट मिस्टर पंकज गुप्ता जी, जो कि अर्बन रियलिटी सर्विस के फाउंडर हैं। अर्बन रियलिटी सर्विस ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट सेक्टर 79 फरीदाबाद में है, जो रेसिडेंशियल, बिल्डर फ्लोर्स, शॉप्स, रिटेल शॉप्स और मिक्स लैंड प्रोजेक्ट्स में डील करती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद विजय जी मेरे को बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सर देखो विजय जी, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ना एक एसेट क्रिएशन है। भाई अगर सपोज मैं आज किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ या मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा पैसा सेव हो। वो कैसे सेव होगा? वो मैं या तो कोई इन्वेस्टमेंट करूँगा या शेयर्स परचेज करूँगा या प्रॉपर्टी लूँगा। अब प्रॉपर्टी एक ना सेफेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, कि आपको आपकी वैल्यू क्रिएट भी होती दिखती है कि भाई आपका पैसा ग्रो भी कर रहा है। आप सपोज मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ और साथ में मेरी इन्वेस्टमेंट भी कमा रही है, तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो ये चीज़ है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। अब कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में कैसे आए? विजय जी देखो क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं ना, कि भाई हम एज अ मीडिएटर है, भी एक ब्रिज का काम करते हैं कि भाई एक परचेज़र को राइट प्रॉपर्टी कैसे मिले, तो सही बिल्डर से कैसे जोड़ना है, या भाई नॉर्मल जो डेवलपमेंट कर रहा है, कोई बिल्डर भी हो सकता है, नॉर्मल इंसान भी हो सकता है कि मैं अपनी कोई चीज़ डेवलप कर रहा हूँ, तो उसको कैसे कनेक्ट करें, तो वो हमारा काम है। अब जैसे क्या है, हम कंसल्टेंसी के बिज़नेस में है, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में है, तो हम प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो अब रेजिडेंशियल, अब कोई प्रोजेक्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कमर्शियल कंपोनेंट भी उसमें होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम फ्लैट्स ही बेच रहे हैं, हम कमर्शियल भी बेचते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हम फ्लैट्स बेच रहे हैं तो कमर्शियल उसका लॉन्च हुआ, तो हम उसमें भी उसको भी आगे सेल करना शुरू करते हैं। तो वहाँ से हमारी कमर्शियल जर्नी स्टार्ट हुई कि भाई ऐसा नहीं है कि खाली फ्लैट बेचा है या फ्लोर बेचा या अपार्टमेंट बेच रहे तो ही हम प्रॉपर्टी का काम करें। कमर्शियल भी एक पार्ट है प्रॉपर्टी का, तो हम वो भी बेचना शुरू हुए। तो हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। हमने फरीदाबाद में काफ़ी कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल्स पे काम किया है। तो एक था कि फ्रेश में हम स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 45 में, वहाँ से स्टार्ट किया था। तो वहाँ के फ्लैट्स बेचे, फिर कमर्शियल शॉप्स आई, वहाँ पे हमने फिर कमर्शियल शॉप्स बेची। तो वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई कि हम कमर्शियल्स लोगों को बताने लगे, उनकी जो इनकम है उसको ग्रो करने लगे, इन्वेस्टमेंट डेवलप करने। सर, जब आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बेचा था कमर्शियल में जी, या सेल आउट किया था, तो क्या मतलब चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? विजय जी क्या होता है, कमर्शियल हम जब बेचते हैं ना, तो क्या रेजिडेंशियल में तो क्या है, लोग ना लोन पे कोई एक कंपोनेंट लेके चलते हैं कि हम लोन से पे कर देंगे। कमर्शियल में क्या है, जो लोन का कंपोनेंट है ना, वो बहुत बाद की स्टेज पे आता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं अर्ली स्टेज पे लोन्स अवेलेबल नहीं होते कमर्शियल में। तो आप मान के चलना कि ऑलमोस्ट आधी इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी, आपको सेल्फ फंडिंग करनी होती है। तो वो चैलेंज आया, उससे एक सीखने को मिला कि अगर हम मेरे को कमर्शियल के किसी को इन्वेस्टमेंट करानी है तो उसके पास एक सीड फंडिंग होनी चाहिए, कि हाँ भाई सपोज उसकी बुकिंग अमाउंट होनी चाहिए, एक सर्टेन लेवल तक वो पे कर पाए उसको।
हाँ ठीक है, बाद में वो बैंक से फंडिंग करा सकता है और उससे पे कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। बट हाँ, एक सीड फंडिंग, एक ये लेसन था हमारे लिए भी, एक लेसन था कि हाँ भाई हम उस तरीके के इन्वेस्टर्स को ही पिच कर सकते हैं ये चीज़। दूसरा एक सीख ये थी कि भाई कमर्शियल अगर हम बेच रहे हैं तो क्या है, कमर्शियल ग्रो तब करता है जब वो चलता है। अब कमर्शियल चलेगा कैसे? अभी शॉप्स बना दी, बिल्डर ने डेवलप कर दिया, अब वहाँ कोई टेनेंट नहीं आता या कोई उसे ऑक्यूपाई नहीं करता तो वो कैसे चलेगा? तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। हमने एक शॉप बेची थी, एक डॉक्टर साहब थे, उनको हमने शॉप दी। अब उनका फोकस बहुत क्लियर था कि यार मेरे को यहाँ पे ना क्लिनिक खोलना है। तो एक चीज़ क्लिक हुई दिमाग में कि अच्छा ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्लिनिक खोलने के लिए, ऐसे ही नहीं कि मैंने खाली इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट भी हो गई प्लस यूजेज भी हो गया। तो उस शॉप का आरओआई निकल के आता है। सपोज उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है, उनका वहाँ से बिजनेस भी रन हो रहा है। अगर वो सेम शॉप को रेंट पे लेते तो एक सर्टन रेंट होता उसका, तो वहाँ उसकी वैल्यू क्रिएशन शुरू हो जाती है। कमर्शियल ऑक्यूपाई हो गया प्लस रेंटल्स यील्ड आ गई, तो इस तरीके से कमर्शियल रन करता है। ये सबसे बड़ी सीख थी कि भाई कमर्शियल अगर आप बेच रहे हो तो उसको या तो टेनेंसी हो वहाँ पे या ब्रांड्स हो जो उसको ऑक्यूपाई करें और उसको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में तब्दील करें। तो सर कमर्शियल लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई फर्स्ट बायर है तो? सर सबसे पहले तो लोकेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर कमर्शियल की प्लेसमेंट जो, अगर वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में है, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। सर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते वक्त लोगों की बहुत सारी एजम्पशन है, तो उसके लिए जैसे कुछ लोग कमर्शियल को कुछ गलत भी बोलते हैं या कुछ खराब भी बताते हैं, उसके बारे में आप क्या? विजय जी देखो, इसमें ना कई पैरामीटर्स हैं। कमर्शियल है, अब कौन बना रहा है, पहले तो बिल्डर कौन है, ये चीज़ आ जाती है, लोकेशन आ जाती है और किस टाइप की डेवलपमेंट है, ये बहुत डिपेंड करता है। अब खाली ना हम कमर्शियल को एक नॉर्मल ये नहीं कह सकते कि हाँ प्रॉपर्टी थी, बिल्डर ने लॉन्च करी, हमने बेच दी, वो हमारा काम नहीं है कि खाली बेचना कि ठीक है इन्वेस्टर का जो होना है वो बाद में देखा जाएगा। कहीं ना हमें वैल्यू क्रिएशन करनी है। अब वैल्यू क्रिएट कैसे होगी? अगर मैं अपने इन्वेस्टर को एक ऐसी प्रॉपर्टी देता हूँ जो उसकी अगले 3 से 4 साल में एक अच्छी रेंटल यील्ड देती है या उसकी अप्रिसिएशन आती है, तो वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट भी मानी जाएगी, एक अच्छा सक्सेसफुल कमर्शियल भी माना जाएगा। बहुत से डेवलपर्स हैं फरीदाबाद में, देखो डेवलपर्स की कमी नहीं है, बहुत से डेवलपर्स हैं, बट हाँ उनमें से हमें चूज़ तो करना पड़ेगा कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहा है या करा है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए कि भाई किसने क्या डेवलपमेंट की है, क्या किस तरीके से डेवलपमेंट देख रहा है और उसका विजन क्या है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमर्शियल। लोगों की अजम्पशंस बहुत हैं कि ठीक है कमर्शियल नहीं चलता, बना के दे दी दुकानें। कमर्शियल ना खाली दुकानों से रिलेटेड नहीं रह गया है, कमर्शियल बहुत वास्ट है। वो एक अपना इकोसिस्टम है एक तरीके का, कि उसमें हो सकता है ऑफिस स्पेस भी कमर्शियल में काउंट होता है, ठीक है, शॉप भी कमर्शियल में काउंट होती है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं वो भी कमर्शियल में काउंट होते हैं, और बड़े स्टोर्स हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में मॉल्स भी जाते हैं, अलग अलग कमर्शियल्स भी जाते हैं, तो वहाँ पे ना बड़े बड़े फॉर्मेट्स पे स्टोर्स होते हैं। वो किस तरीके से आते हैं, क्या उसकी साइकोलॉजी है या ब्रांड की क्या साइकोलॉजी है कि भाई किस तरीके से उसको जनरेट करना है, किस तरीके से आउटलेट को ओपन करना है, कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें। तो कमर्शियल की ना यूएसपी यही होती है कि बिल्डर अगर कोई डेवलप कर रहा है तो वो किन ब्रांड्स के साथ टाई अप कर रहा है कि फ्यूचर में उसमें क्या आएगा। भाई ऐसा नहीं है कि खाली उसने डेवलप कर दिया, ठीक है मैंने एक सेट ऑफ शॉप्स बना दिए और डिलीवर कर दिया, दैट्स इट, मेरा काम खत्म हो गया, तो वो कमर्शियल नहीं चलता। कमर्शियल चलता है फुटफॉल से, ब्रांड से, आरओआई से। भाई मेरी शॉप अगर रेंट पे है तो मुझे समझ आएगा ना कि हाँ मेरे को यहाँ रुकना है, इन्वेस्टमेंट रखनी है मेरे को, नहीं तो मैं भी सोचूंगा नहीं यार ये तो वर्क नहीं कर रही, मैं बेचता हूँ इसको, निकलता हूँ, तो सारी मार्केट ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो आप सर किस कमर्शियल का वो करना चाहते हैं कि लोग इन्वेस्ट करें? कौन सा ऐसा कमर्शियल है फरीदाबाद में? तो देखो कमर्शियल्स की अगर हम बात करें, फरीदाबाद में बहुत सारे कमर्शियल्स हैं, बट मेरा पर्सनली एक कमर्शियल पे फोकस है जो कि आरपीएस 12th एवेन्यू है। उसका फोकस होने का भी रीज़न है, देखो पास्ट में हमारे पास जो डेवलपर्स हैं लाइक ओमेक्स ने एक लीग चेंज की थी, फरीदाबाद को कमर्शियल में पहचान दिलाई थी वर्ल्ड स्ट्रीट बना के। तो एक वो थॉट प्रोसेस था, एक विजन था कि हाँ भाई अलग तरीके की मार्केट, क्योंकि क्या है हमारे फरीदाबाद में ना कमर्शियल जो है स्कैटर्ड है या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो उसको उसने चेंज किया था माइंडसेट,
कि हाँ भाई इस तरीके के फॉर्मेट्स पे चलते हैं। जिन लोगों ने 10-10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, बहुत लोग कहते थे कि अरे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होगा, बेच के चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बट लोगों की ना मैनी फोल्ड्स, मतलब आप अज्यूम भी नहीं कर सकते कितनी ग्रोथ हुई उन कमर्शियल्स की। अगर उन्होंने सपोज 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, आज वो 14-15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अलग लेवल पे गया है। वो प्लान्ड कह सकते हैं कि भाई प्लान जो वर्किंग थी उसकी वजह से, कि भाई वहाँ ब्रांड्स भी आए, लीज भी हुई, तो इस वजह से वो कमर्शियल्स चले। तो आज एक जो नया एक मार्केट जो अपकमिंग मार्केट कह सकते हैं या उभर के आ रहा है, वो RPS 12th एवेन्यू है मेरी नज़र में। उसका रीज़न है वो एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। वो खाली ये नहीं है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। उसमें देखो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे रनिंग ऑफिस स्पेसेस हैं, वहाँ पे लोग अपने ऑफिसेज रन कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और डे बाय डे ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं जी। तो अब जैसे रेडी टू मूव इन ऑप्शन है वो ऑफिस स्पेस, और वो एक सर्टेन टाइम पे एक रेट पे लॉन्च हुआ था, तो वो आज वो भी अप्रिसिएट हुआ है। और साथ में क्या है, अब वो प्रोजेक्ट ना एक्सपेंशन पे है। RPS क्या कर रहा है कि यहाँ पे कमर्शियल हब लेके आ रहा है, रेजिडेंशियल कमर्शियल ऑफिस स्पेस, वर्क प्ले ऑफिस का कल्चर लेके आ रहा है। तो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है। क्या होगा कि ऑफिस रनिंग है, उसको बहुत सी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं ऑफिस में। लाइक मीटिंग्स हैं लोगों की, एक 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, वो बंदा नहीं चाहेगा कि मेरा ऑफिस डिस्टर्ब हो। मीटिंग है, नीचे फूड जॉइंट है या कोई कॉफ़ी शॉप है, वहाँ मीटिंग बहुत अच्छे से हैंडल हो सकती है। गेस्ट को भी एक अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। नीचे कमर्शियल उन्होंने डेवलप किया है बहुत अच्छा। वहाँ पे आज अगर हम बात करते हैं तो हल्दीराम ऑपरेशनल है, ब्लू टोकॉय कॉफ़ी ब्रांड है वो ऑपरेशनल है, चायोज आ रहा है, और परफ्यूम स्टोर ओपन हुआ है। तो बहुत चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन मेरे को लगता है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का है। तो फरीदाबाद के मतलब लोगों के लिए सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये RPS 12th एवेन्यू। बिल्कुल बहुत बड़ी। देखो जो इस पर वो आज समझ पाएगा, इनके विजन को समझ पाएगा, आई एम श्योर कि वो अपने पैसे को मैनी फोल्ड्स डबल करने वाला है। क्योंकि पहले लोग जब ग्रेटर फरीदाबाद, जब सेक्टर 79 में अपना ओमैक्स आ रहा था, तब लोग बोलते थे कि अरे यार इतनी दूर कौन जाएगा और क्या है। और मेरे हिसाब से आज वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा, वास्ट एक लोगों का मतलब लव्ड प्लेस बन चुका है कि देखेंगे आप तो हर ब्रांड है वहाँ पे। या देखो विजय जी क्या होता है, देखो कमर्शियल जब चलता है ना, तो आप उसको अज्यूम नहीं कर पाते वो किस लेवल पे लेके जाएगा ग्रोथ को। लाइव एग्जांपल वर्ल्ड स्ट्रीट था, उसने करके दिखाया। तो आज और चीज़ों में लगता है कि हाँ भाई अगर ब्रांड्स आते हैं, सब चीज़ होती हैं, तो डेवलपमेंट आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो आज अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, हम स्पेसिफिकली जैसे RPS 12th एवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो लोकेशन की मैं बात करता हूँ, बैंग ऑन नेशनल हाईवे, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है, प्रॉक्सिमिटी बहुत प्यारी है इसकी, मतलब कनेक्टिविटी का तो कोई मैच ही नहीं है। और क्या होता है कि फुटफॉल कहाँ से आएगा, एक तो इन हाउस फुटफॉल हो गया, ऑफिस का फुटफॉल है। देखो जब वहाँ लोग काम करेंगे, पूरा दिन उनका वहाँ जाएगा, तो बट ऑब्वियस अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट अगर मेरे को नियर बाय मिल रही है, अपने ही कैंपस में मिल जाती है, तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो वो कंसेप्ट है, और इसकी बहुत डिटेल वर्जन्स हैं इसमें। बहुत आप कह सकते हो कि बुटीक स्टोर्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली कमर्शियल है, रेजिडेंशियल भी है। तो वो एक बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट। तो सर जैसा आपने बताया कि कमर्शियल एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें ROI कैसे काम करता है सर? सर देखो ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज मैंने एक स्पेस परचेज किया, उसकी जो वैल्यूएशन है वो हो गई 1 करोड़ रुपये। अब उसको मेरे को क्या रिटर्न आता है? अब रिटर्न में 2 वे में जज करता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी का। लाइक मेरे को या तो रेंटल यील्ड होनी चाहिए वहाँ से, या एप्रिसिएशन होना चाहिए। एप्रिसिएशन तभी आता है कमर्शियल में जब वहाँ रेंटल यील्ड्स जनरेट होती हैं या वो चल रहा है। अब रेंटल यील्ड्स जो हेल्दी रेंटल यील्ड्स हम मानते हैं किसी भी कमर्शियल को जो चलता है, वो मानते हैं कि अगर मैं ईयरली मेरे को अराउंड 6% का रिटर्न उस प्रॉपर्टी से रेंटल यील्ड आता है, तो बहुत अच्छा रिटर्न है वो। तो उस तरीके से हम जज करते हैं। अब ये इसके पैरामीटर्स भी डिफरेंट है। अब ये नहीं हो सकता कि मैंने सपोज 1 करोड़ की खरीदी है तो उस पर 6% मैं काउंट करूँ। वो ये हो सकता है कि जो रेंटल है, सपोज वो मेरे को मिला 50,000, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 6% ही बनता है।
बट वही सेम प्रॉपर्टी का मेरे को रेंटल आने लगा 1 लाख रुपए, तो उसकी जो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है उससे। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा रहता है। तो सर ये मिक्स लैंड प्रोजेक्ट जो होते हैं जी इसको मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। सर देखो, मिक्स लैंड प्रोजेक्ट का जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि मिक्स लैंड यूजेज जो है मल्टीपल यूजेजेस हो गए। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑफिसेज भी हैं, कमर्शियल भी है नीचे, और साथ में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी हैं, फिर बुटीक स्टोर्स भी हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स हो गए, और वो एक इकोसिस्टम को जनरेट कर देते हैं। लाइक मैं वहाँ बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है जी, मेरे को इनकम भी जनरेट हो रही है, तो मैं खर्च करने के लिए भी वहीं जाऊँगा। मेरे को ब्रांड्स जब उसी प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, उनके स्टोर्स वहीं पे ही हैं, तो मैं वहाँ एक तरीके से एक कस्टमर भी हो गया वहाँ उन ब्रांड्स के लिए। ठीक है, और फिर साथ में अपार्टमेंट्स हैं। जब मेरे को एक अपार्टमेंट, एक लैविश अपार्टमेंट मिलता है इतने बड़े प्रोजेक्ट में रहने के लिए, और लोकेशन बहुत फार सुपीरियर है कि भाई नेशनल हाईवे पे मेरा अपार्टमेंट भी है, और क्या है ना, मेरी ट्रैवलिंग ख़त्म हो रही है। फिर ट्रैवलिंग तो ख़त्म ही होगी ना, कि भाई मैं रह भी वहीं रहा हूँ, फिर मेरा ऑफिस भी वहीं है, और परचेजिंग के लिए भी मेरे को वहीं जाना है, तो मेरी ट्रैवलिंग जो टाइम वेस्ट होता है वो ख़त्म ही हो गया। तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। ये मिक्स लैंड का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप एक तरीके से एक ऐसा कल्चर डेवलप कर रहे हैं कि आप रह भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और शॉपिंग भी है। भाई लेजर है, बच्चे हैं, बच्चों को कहीं मेरे को लेके जाना है, भाई मॉल्स जाते हैं हम नॉर्मली, वहाँ पे क्या होता है, फूड कोर्ट होते हैं खाना खाने के लिए, भाई खेलने के लिए क्या है, आपके गेमिंग जोन्स हो गए, भाई डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, बॉलिंग एले हो गया, या आपकी जो वेंडिंग मशीन्स हो गई, वीडियो गेम्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो सेम वो सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइडेड है। तो उस तरीके से ये कैटेगराइज्ड होता है मिक्स लैंड। सर ये प्री लीज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? विजय जी देखो, प्री लीज्ड का जो टर्म है वो टर्म इटसेल्फ सजेस्ट कि वो ऑलरेडी मेरा MOU हुआ है कि ब्रांड वहाँ पे आएगा। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा हूँ, जैसे बिल्डर डेवलप कर रहा है कि एक प्रॉपर्टी पूरा लार्ज स्केल पे डेवलप कर रहा है कि भाई 25 से 30 एकड़ की डेवलपमेंट है, वहाँ पे डिफरेंट साइजेस हैं, 500 स्क्वायर फीट से लेके लाख स्क्वायर फीट तक के भी साइजेस अवेलेबल है। तो क्या ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट है, सपोज एक फर्निशिंग ब्रांड है, वो 500 स्क्वायर फीट में तो ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है, उसे 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, 25,000 स्क्वायर फीट, इस टाइप के साइजेस चाहिए होते हैं कि उसमें क्या है कि उसका डिस्प्ले होता है प्रॉपर, वहाँ पे ऑपरेशन वो रन करता है अपने, तो शोरूम काइंड ऑफ शोरूम डेवलप होता है। तो प्री लीज्ड का टर्म ये है कि सपोज ब्रांड है, उसने ऑलरेडी, डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें साइजेस डिफाइंड थे कि भाई इस साइजेस के स्पेसेस यहाँ पे अवेलेबल है, और वो ब्रांड उससे एक इंटेंट साइन कर लेता है कि आपका जब ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा तो मैं फर्स्ट मूवर होऊंगा और मैं अपना शोरूम यहाँ खोलूँगा। ठीक है, उससे क्या है कि आपका जो ब्रांड है उसको एक प्रॉपर स्पेस मिल गया, उसे पता है कि भाई कितना बड़ा स्पेस है मेरे पास, ठीक है, और किस टाइप से उसे अपना इंटरनल डेवलप करना है, किस टाइप का शोरूम उसे डेवलप करना है। तो ये होता है प्री लीज्ड शॉप्स कह लो, कमर्शियल कह लो, या बुटीक स्टोर्स कह लो, ये प्री लीज्ड का मतलब ये होता है। तो जो सर फर्स्ट टाइम बायर्स हैं जी कमर्शियल प्रॉपर्टी के, जी, या कोई इन्वेस्ट करना सोच रहा है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? सर देखो, फर्स्ट टाइम बायर्स की ना कैटेगरीज होती हैं। लाइक हम एक बजटिंग, देखो क्या है, घर पे भी होती है, हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, बजटिंग होती है, अब प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें भी बजटिंग है। सपोज मैं एक सर्टेन अमाउंट, मैं मान के चलता हूँ 20 से 25 लाख रुपए या 30-40 लाख रुपए आप मान लो, वो इन्वेस्ट करने हैं। अब उस बजट में अगर मेरे को कोई चीज़ लेनी है तो मैं क्या ऑप्शन देखूँगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस, अगर मैं उस बजट में मैं देखता हूँ तो क्या है, मेरे को फ्री लीज फूड कोर्ट्स मिल जाते हैं, गेमिंग जोन्स मिल जाते हैं, या सुपर मार्ट्स होते हैं, वो मिल जाते हैं। वो ना नए फर्स्ट टाइम बायर को ना एक कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस किस चीज़ का? कॉन्फिडेंस देता है कि भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर मेरे को एक सर्टन रिटर्न आती रहेगी इन फॉर्म ऑफ रेंट, वो आती रहेगी। प्लस क्या है, जब वो ब्रांड वहाँ पे ऑपरेट करेगा तो किसी बंदे ने वो 20 लाख रुपए में एरिया परचेज किया, बाय डिफ़ॉल्ट वो भी अप्रिशिएट होगा। तो फर्स्ट टाइम बायर को तो एक सिक्योरिटी मिल गई ना कि आज आप रेंटल भी ले लो, ऑपरेट होती रेंटल भी ले लो, और उसके बाद आप सर्टेन लेवल पे एग्जिट भी कर सकते हो।
तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं अटकी कि भाई मैंने एक फंड इन्फ्यूज़ किया, मैंने एक प्रॉपर्टी ली और ना मेरे पे ओनरशिप है, वो वाला डर खत्म हो गया कि ओनरशिप भी उसको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फर्स्ट टाइम बायर को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है इन इस टाइप के कमर्शियल्स में। तो सर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो है, जो कमर्शियल में घुस जी। रहा है या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? रिटेल शॉप से, ऑफिस से या वर्चुअल स्पेस से? देखो विजय जी, फर्स्ट टाइम बायर ना कहीं से भी शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है कि नहीं आपको एक छोटा स्पेस ही लेना पड़ेगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सर देखो हर किसी चीज़ में ना रिस्क है। वो 0.1% है, 2% है, 100% नहीं कह सकते। ये रियल एस्टेट है तो यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें हैं। तो ना फर्स्ट टाइम बायर कहीं से भी शुरू कर सकता है, बट हाँ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर वो बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा तो इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता फंड्स, लिमिटेड फंड्स डालना चाहता हूँ, तो वर्चुअल स्पेस में जा सकता है। बट हाँ उसका विजन क्लियर होना चाहिए। वो ये ना सोचे कि भाई मैंने वर्चुअल स्पेस ले लिया, मैंने आज ले लिया, 6 महीने बाद मैं इसको बेच के एग्जिट कर जाता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में डेवलप होती है। तो अगर वर्चुअल स्पेस में जाता है तो उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपको रेंटल यील्ड के लिए आप परचेज कर रहे हो। दूसरा, जब ये रनिंग में आ जाएगा कि भाई ब्रांड ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जिट करो उससे तो अच्छे रिटर्न से। बिगनर्स के लिए तो मेरी यही सलाह है कि वो अपना वर्चुअल से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ऑफिस स्पेस में जा सकते हैं। भी ऑफिस स्पेस के वेरिएबल साइजेज हैं। आप 400-500 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस ले सकते हो, नॉमिनल अमाउंट में आता है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या है, रेंटल्स जो है फिक्स्ड है, एक काइंड ऑफ एक क्लियर है कि हाँ सर्टन अमाउंट मेरे को रेंट आएगा। सपोज 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, अगर मैं नॉर्मल क्या जो ट्रेंड है आज की डेट में रेंटल्स का, तो 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फीट में ऑफिस आराम से रेंट पे यूटिलाइज होते हैं। तो अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ 500 रुपये, तो ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ का अमाउंट बनता है। तो एक हैंडसम अमाउंट है बंदे की, एक मंथली एक साइड इनकम के लिए अच्छा अमाउंट होता है। तो वो चीज़ें हैं, ऑफिस स्पेस है, वर्चुअल है। और वर्चुअल को ना मैं नाम दूसरा देना चाहूँगा जो मेरा वर्जन है कि भाई को ओनरशिप। वर्चुअल कह के थोड़ा सा उसको हम डिग्रेड कर देते हैं, वो ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ये तो इंडस्ट्री नॉर्म है। बट हाँ, को ओनरशिप कि भाई आज मेरी जो पॉकेट अलाउ करती है वो 100 स्क्वायर फीट अलाउ करती है, तो मैं 100 स्क्वायर फीट का ओनरशिप ओन कर रहा हूँ। कल को जब इनकम बढ़ती है, मैं और इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बड़ा स्पेस ले सकता हूँ। तो को ओनरशिप एक अच्छा टर्म है उसके लिए। सर ये एक्चुअली वर्चुअल जो आपने को ओनरशिप बताया, ये एक्चुअल में होता कैसे, ये वर्क कैसे करता है? विजय जी, ये ना जो वर्किंग है इसकी, एक आप मान के चलिए, एक कमर्शियल में क्या होता है, हम फ्लोर प्लेट्स बोलते हैं। सपोज एक जो एरिया होता है फ्लोर प्लेट होता है, सपोज 50,000 स्क्वायर फीट का हुआ वो, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्शंस, लाइक 50,000 स्क्वायर फीट का 200 स्क्वायर फीट की मल्टीपल यूनिट्स होती हैं। उसकी क्या है, प्रॉपर ओनरशिप बंदे को मिलती है। अब उसके नाम पे उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, अलॉटमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्री होती है। तो वो एक जो डर होता है ना कि भाई मेरे को क्या चीज़ बेची है आपने, मेरे को कोई उसका पोजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि पोजेशन तो देखो, फिजिकल पोजेशन हैंड ओवर नहीं हो सकता। इसका जो मेन कोर कंसेप्ट है वो ये है कि आपको प्रॉपर्टी बेची गई है, आप रेंटल यील्ड्स उससे मिलेंगे, और को ओनरशिप पे बेची गई है कि मल्टीपल ओनर्स ने एक 50,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लेट जनरेट करके, ओन करके एक ब्रांड को लीज कर दिया। तो उससे क्या होता है, ब्रांड को तो स्पेस मिल गया, 50,000 स्क्वायर फीट बहुत अच्छा स्पेस होता है, वो अपना बिजनेस वहाँ रन कर सकता है, और मल्टीपल लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल गई और उससे वो रिटर्न अर्न कर सकता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। सर क्रिएटिव डील स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसा क्या होता है जो इन्वेस्टर मिस कर देता है? देखो क्या होता है, क्रिएटिव डील्स ना रियल एस्टेट में ना बहुत लुक्रेटिव डील्स आती हैं, कई बार हमसे भी मिस हो जाती हैं। अब बिल्डर कोई चीज़ लॉन्च कर रहा है, तो उसका प्लानिंग बहुत सॉलिड है, हम देख रहे हैं, सारी चीज़ अच्छी लग रही है, समझ भी आ रही है, बट कर पाएगा नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन में ना हम मिस कर देते हैं इस चीज़ को। तो कई बार ये लुक्रेटिव डील्स का अगर मैं वर्जन बोलूँ तो कह सकते हो कि भाई प्री लीज्ड डील्स हो गई प्लस प्री लॉन्चेस। लाइक आप ना एक जो वर्किंग है आज की डेट में रियल एस्टेट में ना, कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कोई प्रोजेक्ट लाने के लिए ना, तो आप एक तरीके से ना बिल्डर के को पार्टनर बन जाते हो। एक को कमर्शियल वो लॉन्च करना चाहता है, वो एक बहुत अच्छी प्लानिंग को लेके आया है, बिल्डर के पास एक सर्टन फंड्स हैं, बट एक उसको इन्हांसमेंट मिल जाती है कि भाई जब इन्वेस्टर या बायर कह लो, इन्वेस्टर कह लो,
जो उसके साथ जुड़ जाता है। अब जुड़ता कैसे है? अब आप कहोगे कि भाई आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि प्री लॉन्चेस, ये तो लॉजिकल नहीं है। तो लॉजिकल है, प्री लॉन्चेस नहीं होते, वो एक तरीके से एक पार्टनरशिप होती है भाई, बिल्डर और इन्वेस्टर की पार्टनरशिप है। वो क्या करते हैं कि भाई हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हम उसमें इस टाइप से प्लानिंग ले रहे हैं कि भाई इतनी साइजेस की शॉप्स होंगी, सपोज 500 स्क्वायर फीट की मल्टीपल शॉप्स होंगी। तो वो क्या करते हैं कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं आपस में कि भाई आप, मेरी प्लानिंग हो गई प्लस लैंड सोर्सिंग, लाइसेंस सोर्सिंग, सारी चीज़ मेरी होगी, बट उस सब को रन करने के लिए कहीं ना कहीं फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। वहाँ इन्वेस्टर्स का रोल आता है। अब इन्वेस्टर्स क्या होता है कि भाई बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि भाई मेरा पैसा सेफ कैसे रहेगा इसके साथ। तो एक अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो जेवी, काइंड ऑफ जेवी कह सकते हो आप, काइंड ऑफ को ओनरशिप कह सकते हो, वो एक जनरेट होती है। उसको आजकल हम क्या प्री लॉन्चेस का नाम दे देते हैं, बट वो प्री लॉन्चेस नहीं होते, वो एक तरीके से जॉइंट वेंचर्स हो गए, को ओनरशिप हो गई। तो उस तरीके से ये चीज़ें रन होती हैं। इन्वेस्टर क्या है, अपना फंड्स प्रोवाइड करेगा बिल्डर को, उसमें एक प्रॉपर एग्रीमेंट्स होते हैं आपस में कि भाई हम चीज़ों को डेवलप करेंगे, लाइसेंस सारी कमर्शियल एंगल प्लस गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग लाइसेंसेस लेने होते, वो सारा काम हम करेंगे, आप अपना जो फंड्स हैं वो हमें प्रोवाइड करें। तो इन ल्यू ऑफ दैट फंड्स वो क्या होता है, इन्वेस्टर को कमर्शियल स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं कि जब हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, जो आपने हमें फंड्स प्रोवाइड किए हैं, आप रिवॉर्ड कैसे लोगे। अब इन्वेस्टर कहता है यार मैं चलो आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे। तो वो एक बेनिफिट मिलता है प्राइसिंग का। भैया मैंने बहुत इनिशियल लेवल पे एक बिल्डर के साथ एक जॉइंट वेंचर किया, उसको फंड्स प्रोवाइड कराए, और उसके अगेंस्ट में मेरे को जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लाइंसेस में कंप्लीट हुआ, अभी सारे कंप्लाइंसेस रेडी हो गए हैं, सब कुछ रेडी है, तो वो मेरे को ऑफर करता है कि भाई ये प्रॉपर्टी आप इस फंड के अगेंस्ट आप ले सकते हो, या फ्यूचर पेमेंट्स में मेरे को रिलैक्सेशन दे देता है कि भाई आगे के जो फंड्स हैं आप धीरे धीरे मेरे को देना, इस फंड्स के अगेंस्ट में ये प्रॉपर्टी लो, और जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो डिसाइड हो जाता है कि भाई आपने अर्नेस्ट मनी मेरे को दे दिया, सपोज वो 20% भी हो सकता है, 40%, वट एवर द रेशियो, वो उसको मिल गया। जब कंप्लाइंसेस कंप्लीट हो गए, अलॉटमेंट्स हो गई, तो प्रॉपर प्रॉपर्टी भी उसके बंदे के पास आ गई कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरे को प्रॉपर्टी भी आज मेरे पे वो एक तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, और वो लीगल वे में है, ऐसा नहीं इलीगल कुछ नहीं है इसमें, लीगल वे में है। लीगल वे में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई बहुत इनिशियल लेवल से, प्लस हर साल मार्केट के लैंड कॉस्ट है चेंज होती है। क्या क्या लैंड जो है बहुत कह सकते हैं कि बहुत कम है, कि भाई ऐसा नहीं है कि लैंड बढ़ रही है, हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लैंड तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लैंड तो उतनी रहनी है अब, बट उसकी डेवलपमेंट जब होगी तो वो अप्रिशिएट करती है। तो इस तरीके से हम जो इन्वेस्टर है यहाँ पे, या स्मार्ट इन्वेस्टर कह लो, इनिशियल इन्वेस्टर कह लो, इस तरीके से अर्न करता है। तो एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप होता है इन्वेस्टर। सर आप अच्छी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट किसको मानते हैं कि मतलब जिसमें लोकेशन मैटर करती है या साइज मैटर करता है? मैं अच्छी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट उसको मानूंगा सही लोकेशन पे सही साइज, उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट मानूंगा। अब लोकेशन तो है, अब साइजेस नहीं है तो फेल है, और है ही नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना, कोई कमर्शियल मानूंगा मैं उसे। अब रिक्वायरमेंट जो है वो साइजेस की है कि भाई बड़े साइजेस हों जहाँ शोरूम जा सकें, और वहाँ मैं छोटे छोटे साइजेस बना दूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, वो डिस्कस करना हमारा बनता नहीं है, तो बट बहुत से एग्जांपल्स हैं जो कि इस वजह से कमर्शियल फेल होता है। अब राइट लोकेशन पे राइट साइजेस और राइट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, वो बहुत मैटर करता है। तो अच्छी लीजिंग किसको मानते हो सर आप? अच्छी लीजिंग मैं उसको मानता हूँ सर जो कि ना टाइमली लीज विद साइजेस, विद ब्रांड्स साइन हो। भाई सपोज 10,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स आने, मेरे पास अच्छी स्पेस था और मैंने ब्रांड्स को अप्रोच किया, और वो लीजिंग आज हाथ में है, और जब मैं उसको बेचने निकलता हूँ अपने इन्वेस्टर को, क्लाइंट को मैं बेचने निकलता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ना उससे बात कर सकता हूँ, देखो इसमें हल्दीराम है, इतने स्क्वायर फीट का साइज़ है, इतना रेंट डील में आपको मिलता है, और वही आपका एप्रिसिएशन जनरेट करके देगा। तो अच्छी लीजिंग मैं इसी को ही मानूंगा कि भाई ब्रांड्स पहले आ जाएं,
पहले साइन हो, प्रॉपरली वर्क हो। सर लीज नेगोशिएशन के टाइम पे जी। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जिसने की हुई है उसको क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? विजय जी देखो, लीज नेगोशिएशन ना एक तरीके से अब पार्ट ख़त्म ही हो जाएगा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे या एंड यूज़र पे। उसका रीज़न है क्या, डेवलपर ना पहले ही नेगोशिएशन का पार्ट कंप्लीट करके चल रहा है कि वो ब्रांड से पहले नेगोशिएशंस कर रहा है और लॉन्ग टर्म लीज होती हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि साल 2 साल की लीज़ है, उसमें क्या है, ब्रांड जब आते हैं तो 9 साल की लीज हो गए, 15 साल की लीज हो गए, इस टाइप से। और ऑटो रिन्यूअल्स पे भी होती हैं लीजेस, तो उस तरीके से पहले ही बिल्डर उससे नेगोशिएट करके चलता है। एक तो टाइम ड्यूरेशन हो गया, प्लस रेंटल्स, या वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है या किस टाइप से कर रहा है। ये सारी पॉइंट्स जो हैं लीजिंग के, भाई जो इन्वेस्टर को लुभाते हैं कि भाई हाँ, मैं इसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो लीजिंग में मेरे को ये रेंटल मिल जाएगा, इतने ड्यूरेशन के लिए मिल जाएगा और ऑक्यूपेंसी अच्छी रहती है। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्डर पहले ही आज के टेक केयर करके चल रहा है, और आपको तो मतलब इन्वेस्टर को तो इसमें अब ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप ये कह सकते हो इस चीज़। तो सर इसमें जैसे मिनिमम गारंटी लीजिंग का एक फॉर्मेट चल रहा है, तो हाँ। इट इज़ गुड और नॉट? देखो, मिनिमम गारंटी का फॉर्मेट अच्छा है कि एक सर्टन वैल्यू क्रिएट हो गई कि हाँ, ये तो मिनिमम आपको आएगा ही आएगा कि भाई ये रेंटल है या ये शेयरिंग आपको मिलनी ही मिलनी है। तो आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि हाँ, मैंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मुझे सर्टन अमाउंट हर मंथली या क्वार्टरली मेरे को मिल रहा है, तो वहाँ एक पीस ऑफ माइंड आ गया। प्लस क्या होता है कि मिनिमम गारंटी ब्रॉडर वे में है टर्म, उसमें क्या है ना कि सेल्स पे डिपेंडेंट है। क्या है कि सपोज आपकी सेल्स कम आ रही है ब्रांड की, तो ब्रांड क्या करता है, कभी भी अपनी एमजी को ना ये नहीं करता कि मैं नहीं दे पाऊँगा, वो पे करता है। क्या है, वो लॉन्ग रन में वो स्टोर चलना है, उसको भी पता है कि मैं साल 2 साल मुझे एक सर्टन अमाउंट देना ही पड़ेगा, चाहे मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा बिजनेस। तो ब्रांड सस्टेन कर जाता है वहाँ पे। और मिनिमम गारंटी से क्या होता है कि प्रॉपर्टी को एक सस्टेनेबल टाइम मिल जाता है और बिज़नेस को टाइम मिल जाता है, जो बिज़नेस रन कर रहा है उसके अंदर उसको टाइम मिल गया, ठीक है, सस्टेनेबल। और हाँ, मिनिमम गारंटी तो एक लॉक हो गया कि ये मिलना ही मिलना है। जब वो बिज़नेस ग्रो करेगा तो इन्वेस्टर को प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि उसको जो बिज़नेस का प्रॉफिट है कहीं ना कहीं एक सर्टेन अमाउंट में वो भी मिलता है। सपोज एक शोरूम है, वो 1 करोड़ रुपए मंथ की सेल कर रहा है, अब मिनिमम गारंटी थी कि भाई आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 2 लाख रुपये तो मिल ही रहे हैं। अब प्लस उसमें रेवेन्यू शेयरिंग है, तो उसका वो एक्सेल अप टू 7-8 लाख रुपये भी हो सकता है। तो यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मिनिमम से एमजी से ये बेनिफिट है इन्वेस्टर। तो सर जैसा आपने बताया था कमर्शियल के लिए आरपीएस 12th एवेन्यू है जी। तो आरपीएस का मतलब कितना पुराना नाम है, या क्या और भी प्रोजेक्ट हैं फरीदाबाद में इसके? नहीं, आरपीएस 20-25 साल पुरानी लेगेसी है, अच्छा ब्रांड है, आप ये कह सकते हैं। फरीदाबाद में काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए आरपीएस ने, रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों। तो आरपीएस ग्रीन वैली है, आपका आरपीएस सवाना है, औरिया है, इस टाइप के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं, और इनमें कमर्शियल्स भी हैं इनके जो डिलीवर्ड है। और लेटेस्ट तो जब जिस प्रोजेक्ट की हम बात करें 12th एवेन्यू की, वही है ऑफिस स्पेस जो आपका था आरपीएस का, वो डिलीवर्ड है। आज वहाँ ऑक्यूपेंसी है अच्छी खासी, तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, लेगेसी अच्छी है। सर जैसे आज से 10 साल पहले रेसिडेंशियल था और आज की डेट में बहुत अच्छा बूम है रेसिडेंशियल में जी। तो आज से लेके अगर मैं 2035 की बात करूँ, 2030 की बात करूँ, तो कमर्शियल को आप कहाँ मानते हैं? देखो विजय जी, कमर्शियल जैसे 10 साल का स्पैन हम लेके चलते हैं किसी भी डेवलपमेंट का, अभी क्या ग्रोथ आएगी। जैसे रेजिडेंशियल है, अब किसी शहर में अगर लोग रहने आ रहे हैं और वहाँ पे एक कहते हैं ना कि इकोसिस्टम ही डेवलप हो गया, भाई अब जब लोग रहेंगे तो बट ऑब्वियस है सारी चीज़ों की नीड है, वहाँ कमर्शियल भी रिक्वायर्ड है, बड़े शोरूम्स भी रिक्वायर्ड है, ऑफिस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ग्रॉसरी खरीदने के लिए जाना है तो एक ऑर्गेनाइज रिटेल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बाज़ारों में देखो, आपको भी पता है पार्किंग की बहुत दिक्कतें हैं, और आज का स्मार्ट बायर है, टाइम कम है, तो वो चाहता है कि भाई मेरे को ऑर्गेनाइज रिटेल मिल जाए, मैं सीधा अपनी कार पार्क करूँ, अपनी जो चीज़ें खरीदनी है वो खरीदूँ और अपने टाइमली अपने घर पे जा सकूँ।
तो उस सब चीज़ों को ये कमर्शियल्स केटर करते हैं जो एक्चुअल में नीड ऑफ द आर हम जिसे कह सकते हैं, कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल बाज़ार थे कहीं ना कहीं अब चीज़ों में लैग कर रहे हैं। वहाँ पार्किंग की बहुत क्योस है, और पार्किंग से ही नहीं, अगर ओनर ही खुद अपने व्हीकल्स वहाँ पार्क कर रहा है तो कंज्यूमर के लिए तो है ही नहीं पार्किंग स्पेस। प्लस वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। अब हम जब शॉपिंग पे जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली हमारे साथ हमारी फैमिली भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, और उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज रिटेल्स बहुत हद तक इन चीज़ों को केटर करते हैं। अब इस फास्ट मूविंग ज़िंदगी में हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर लूँ, मेरा काम भी हो जाए, टाइम भी स्पेंड कर लूँ, वो निकला कमर्शियल में गया, ऑर्गेनाइज्ड में पार्किंग भी कर दी, ठीक है जी, डेजिग्नेटेड है, मेरी कार को भी कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने अपनी ग्रॉसरीज भी परचेज़ कर ली, फिर ठीक है हम साथ थे, हमें भूख लगी, हमने कुछ खा भी लिया, ठीक है, तो वो केटर हो गया। प्लस मेरे बच्चे हैं तो गेमिंग जोन्स हैं, वहाँ उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करा, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी मूव करते हैं हम। वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह। वन स्टॉप, बिल्कुल कह सकते हो, हाँ, वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया। भाई टाइम भी बच रहा है, प्लस एक फैमिली की जो एक आज की नीड है कि भाई टाइम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उसको मीट करते हैं उस रिक्वायरमेंट।